द्रव्यमान केंद्र हेडिंग है, लेना पाठ्य दे। इस गत्ते को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। कॉपी करने इसके ऊपर एक तो ये स्थिति, फिर कॉपी दे दे, बुक नहीं दे नहीं भाई। हाँ ये वाली स्थिति तो, और एक मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। कोई आना चाहेगा आगे? बैठ बैठ, थोड़ी लेवल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सबको? तो ऐसे ही होगा। इस हाथ को उठा दे, एक हाथ पकड़, ज्यादा वजन है, सही है, पकड़ तो पा रही है। क्वेश्चन ने 2 कॉपी एक गत्ता का वजन पकड़ रखा है, पक्का? हाँ एक हाथ से कॉपी गिर जाएगी नीचे इसलिए। एक हाथ से पकड़, एक हाथ से पकड़। क्या ये एक हाथ से पकड़ पा रहा है? नहीं। आप में से कोई भी अगर ट्राई कर सकता है चाहो तो। क्वेश्चन कमजोर, आप आ जाओ, पता चल जाएगा आपको भी। दोनों हाथ से पकड़, दोनों हाथ तो सही संतुलित हो। एक और कॉपी लाया जाए, एक और कॉपी लाया जाए, एक थोड़ी मोटी अल्लाह, हाँ पीछे ना करे। देखा चौथी कॉपी में गिर गए, वापस पकड़ डंडा दोनों हाथों से। देखो क्या हुआ, 4 कॉपी रखी हुई है, एक और कॉपी लो। पांचवी कॉपी रखने जा रहे हो, देखो 5 कॉपी इसने सेंड कर लिया वजन, एक कॉपी और हो जाए। हिलमत स्टेबल है, आदत कर रहा है। देखो 6 कॉपियों का वजन इसने सेंड कर लिया। पकड़ ढंग से पकड़, छह कॉपियों का वजन इसने सेंड कर लिया। 3 कॉपी अवश्य, हिलमत स्टेबल है। 7 कॉपियों पर उठा काटे, ये कॉपी किसकी है वो अभी ले लेना, वापस डंडा पकड़िए। आपने नोटिस किया पर 6 कॉपियों का वजन इसने सेंड कर लिया। अगर ये दूसरा हाथ केवल यहाँ रखता ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 कॉपी सेंड कर पाता। अगर ये अपने दोनों हाथों को यहाँ से पकड़ता तो मैं क्या करता, कॉपी को यहाँ नहीं रखता, यहाँ रखता एकदम नजदीक, तो ये 10 कॉपी सेंड कर लेता। लेकिन इसी जगह से यहाँ पर 3 कॉपी नहीं वजन सेंड कर पाता ये। चाहो तो ट्राई कर लो। और चूंकि यहाँ से पकड़ा था इसलिए 4 कॉपियों का वजन ही सेंड कर पाया। तो देखो 4 कॉपी और एक 6 कॉपी में डिफरेंस है ना। वही लड़का, वही डंडा, वही कॉपियां, लेकिन दूरी कम है तो अच्छी तरह से बैलेंस हुआ, और दूरी ज्यादा है तो प्रभाव अधिक हो, भार बढ़ गया। भार रियल में बढ़ा है क्या? भार तो उतना ही है। भार का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल। तो फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कॉसिंग के साथ कि वो 4 नहीं 6 कॉपी सेंड कर रहा है। वहां पर चौथी में हालत खराब हो गया था। चौथी गिर गई थी ना, तो देखो
ऐसा क्यों? तो बताएगा थोड़ा अपने प्रैक्टिकल के ना, कुछ पता चला क्या? क्या इस यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है? दूरी। नोटिस किया आपने? तो कॉपी यहाँ था और मैंने कहा कि अगर ये दोनों हाथों को एक जगह पकड़े रखता ना तो 10 कॉपी का वजन सहन कर लेता था। तो ट्राई कर लेना घर पे जाकर। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो झूठ लाऊं कहते ही घर जाओ, ट्राई करो, फिर पता करो किसने झूठ बोले सच बोल रहे। तो 10 कॉपी का वजन, 6 कॉपी का वजन और केवल 4 कॉपी का वजन, इन सब में एक ही डिफरेंस है, दूरी का। कॉपी की दूरी जहां से हम द्रव्यमान को बैलेंस कर रहे हैं। सच्ची में कहूँ ना तो जब कॉपी यहाँ थी तो उसके द्रव्यमान केंद्र को हम यहाँ लेकर आ गए, तो कॉसेन का हाथ द्रव्यमान केंद्र पर ही था, इसलिए कॉपी संतुलित हो गई। कुछ समझ में आ रही है? नियमित में फंसा मुझे कि देखो यहाँ थी कॉपियाँ और यहाँ था उसका हाथ, तो ये अपने हाथों से कितना फोर्स लगा सकता है, ये अपने हाथों से कितना फोर्स लगा सकता है, वो होगी कॉपियों के गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया। शीशा देखा है? शीशा शीशा मदद भी है। तो इधर का गुरुत्वाकर्षण है तो संतुलित करने के लिए इधर वजन रख दो। तो देखो इधर वजन रखा तो ये संतुलित हो जाएगा थोड़ा सा। और देखो इधर कितना है, थोड़ा थोड़ा इधर कितना है, इधर बैलेंस करते ना ऐसे करके, बैट को घुमाते हैं, लकड़ी को घुमा देते हैं, ये देखिए जिधर गिर रहा है उस तरफ से फोर्स लगा देते हैं, बैलेंस हो जाता है। तो कॉसेन ने क्या किया, जैसे जैसे मैं कॉपी का वजन बढ़ा रहा था कॉसेन अपने हाथों से फोर्स लगा रहा था, लेकिन कॉसेन के हाथों की तरह लगने वाला फोर्स एक सीमित फोर्स है, इससे ज्यादा बल वो नहीं लगा सकता। तो कॉपी का वजन, कॉसेन का हाथ का वजन, या कहें हाथों की तरह लगाए गए बल, दोनों कहाँ बैलेंस होते हैं? इस बिंदु पर। ये हो गया इसका द्रव्यमान केंद्र, और उसने दूसरा हाथ उसी जगह पर रखा था, इसी वजह से कॉपी का वजन सहन कर पाया। कुछ पता चला? लेकिन जब कॉपी का वजन ज्यादा बढ़ गया तो उसका हाथ जो है, उसका द्रव्यमान केंद्र जो बदल गया, और चूंकि द्रव्यमान केंद्र यहाँ आ गया उसका हाथ यहाँ हो गया, इसलिए कॉपी गिर गया। या तो वो हाथों को ऐसे रख ले या कॉपी को पीछे कर ले, तो बैलेंस हो जाएगा। कितना सिंपल लॉजिक है। और वही जो 4 कॉपी नहीं संभाल पा रहा था, यहाँ रख दो, 10 कॉपी रख दो, संभाल लेगा। क्योंकि जैसे यहाँ 4 कॉपी आई तो उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ से हटकर आगे चला गया। अगर वो थोड़ा सा हाथ बढ़ा लेता तो वो और कॉपी रख पाता, थोड़ा और हाथ बढ़ा लो और साइन कर लेगा। लॉजिक समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आ रहा है? द्रव्यमान केंद्र जिसकी हम बात करते हैं कि एक ऐसा बिंदु जहां पर द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके, एक ऐसा बिंदु जहां पर द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके, उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ये तो हम पढ़ चुके। और इसके लिए देखो हमने आपको याद होगा कि इधर कितना द्रव्यमान है और इधर कितना द्रव्यमान है, याद है? अगर दोनों तरफ का द्रव्यमान संतुलित हो गया तो हमारा जो है पिंड जहां पर गति करवाना चाहते हो वहां गति करवा सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? एक यही बिंदु है जो इस पिंड की स्थानांतरणीय गति के लिए उत्तरदायी है। किस पर डाउट है? तो भैया एक बात और याद मतलब इसको तो बैलेंस करना बहुत बड़ी काम, कोई बात नहीं, करेंगे हम। गोल गोल पेन ना, यहाँ पर ये पेन बैलेंस हुआ। आपको मैं बस याद दिला रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, ऐसा कुछ किया था। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इस बिंदु को मैं पहले तो अंकित कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरा द्रव्यमान केंद्र मिला था। नमस्ते। और ये क्या हुआ? स्केच कर देखते। देखो उसी जगह पर मैंने अपनी उंगली को रखा है जहां पर मैं निशान किया था। देखो बैलेंस हो रहा है क्या? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, देखिए बैलेंस हुआ। तो आपको याद होगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले यहाँ कैप था, अब वो कैप नहीं है, इसीलिए द्रव्यमान केंद्र लगभग 2 सेंटीमीटर खिसक गया या बदल गया। बहुत बड़ा अंतर है। इतना हल्का सा द्रव्यमान परिवर्तित किया, कैप की छोटा सा, उसका द्रव्यमान परिवर्तित किया, एकदम से उसका केंद्र बदल गया। तो हमको अच्छी तरह समझ में आ रहा है जो सेंटर ऑफ मास है CM, एम इसके पैर में है,
बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, किसके साथ दिखाई नहीं दे रहा? इधर आ जाओ, आजा आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लकी है मेरा, इधर बैठा है। लकी तेरा दोस्त ही है, तुझे दिख रहा है? सीएम सेंटर ऑफ मास जो है वो डिपेंड कर रहा है एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान के अंदर की स्थिति बदलेगी, दूर बढ़ना, कम होना, पास होना। चलो मैं इसको समानुपाती नहीं लिखूंगा, क्योंकि समानुपाती तो एक समान अनुपात में बढ़ना होता है। हाँ मैं ये कहूंगा जरूर कि द्रव्यमान केंद्र डिपेंड कर रहा है वस्तु के द्रव्यमान पर। और एक और कारक है जो द्रव्यमान केंद्र को प्रभावित करे, वो क्या था? दूरी। उसको दूरी नहीं कहेंगे, उसको स्थिति सदिश कहेंगे। भूल गए कि मूल बिंदु समझते ना, जहाँ पर सारी चीजें बैलेंस हो जाए, मूल बिंदु से कितना दूर है, और उसी को हमने क्या कहा था? सदिश सदिश। कॉपियों की स्थिति सदिश कहाँ है, कितनी है? तो मतलब स्थिति सदिश उसको मैं निरूपित कर दूंगा R से, याद आ रहा है R सदिश? R से निरूपित कर दूं तो हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र इन दोनों कारकों पर निर्भर करता है। इन दोनों को एक साथ क्या लिखा जाएगा? MR। CM जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है M पर और R पर। तो कम पक्का समझ में आ रहा है? और इसी को हम बोलेंगे द्रव्यमान और स्थिति सदिश का गुणनफल। ये तो बड़ा भी है, नहीं इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, छोटा बोलेंगे जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण। ये जो वर्ड बोलो ना आघूर्ण, इस वर्ड की मीनिंग मुझे भी बहुत सालों बाद पता चली थी जब 11th में था। मुझे भी दुखी करता था ये 11th में, यार आघूर्ण क्या है? सर कहते जड़त्व आघूर्ण, बड़ा फलांजन आघूर्ण। आघूर्ण का क्लियर सा मतलब रखो, मूल बिंदु से उसकी स्थिति सदिश। जैसा कि अभी मैंने दिखाया, द्रव्यमान का गुण ही बदल गया जब उसकी दूरी बदल गई। जब कोई भौतिक राशि लंबवत दूरी पर डिपेंड करता है ना, ये लंबवत दूरी है कि नहीं है? ये लंबवत दूरी कैसे? आइए समझाते हैं। ये मेरा हाथ मूल बिंदु, ये दूरी और लगने वाला फोर्स गुरुत्वाकर्षण, तो ये लंबवत। जब लंबवत दूरी पर निर्भर करे तो उसको हम कहेंगे आघूर्ण। जैसे आपने कभी बड़ा सा गेट बंद किया? आइए प्रैक्टिकल और कर लेते, बड़ा सा गेट बंद करते हैं। जरा कल्पना करो यहाँ एक बड़ा सा गेट है, उस बड़े से गेट को आप बंद करना चाहते हो तो आप क्या करें? जहाँ उसका गेट का सबसे पीछे वाला भाग है ना, उसी से उसको धकेलो, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। आंगली दबा दो पूरा तो भी गेट नहीं बंद होगा ढंग। और आप एक काम करें, कॉर्नर पे है गेट के, और वहां से हल्का सा उंगली से पुश करें, आप बंद हो जाएगा, क्योंकि लंबवत दूरी बढ़ गई। इसको कहते हैं आघूर्ण। लॉजिक समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र जो है किसी पिंड के द्रव्यमान और उसकी आघूर्ण भुजा के गुणनफल के बराबर है। लेकिन एक बात बताओ, इसके अंदर कितने द्रव्यमान? क्या सभी जगह द्रव्यमान समान है? चौक का द्रव्यमान अलग है। चौक के साथ में जो ब्लू कलर का होल्डर है छोटा सा, उसका द्रव्यमान अलग है। इसके अंदर जो स्प्रिंग है उसका द्रव्यमान अलग है। ऑरेंज कलर का, नमस्ते जय श्री कृष्ण, नमस्ते। ऑरेंज कलर का जो ये ऊपर वाला खोल है उसका द्रव्यमान अलग है। और द्रव्यमानों के अंदर द्रव्यमान वितरण भी अलग अलग है। कहीं पर ज्यादा द्रव्यमान देखो कॉर्नर पर, और कहीं पर बीच में कम द्रव्यमान। तो एक जगह द्रव्यमान केंद्रित नहीं ना, अलग अलग जगहों पर द्रव्यमान है। मान लीजिए पहले का बोला मैंने M1, जैसे मान लीजिए ये मूल बिंदु है, अब कहीं पर द्रव्यमान ये है, कोई द्रव्यमान बिंदु ये है, कहीं तीसरा द्रव्यमान, कहीं चौथा द्रव्यमान, कहीं पांचवा द्रव्यमान, कहीं छठा द्रव्यमान, कहीं सातवां द्रव्यमान, कहीं आठवां द्रव्यमान। कुछ समझ में आ रहा है? सभी जगहों पर द्रव्यमान समान है या भिन्न भिन्न है? मान लीजिए पहले का द्रव्यमान M1 है, दूसरे का द्रव्यमान M2 है, तीसरे का द्रव्यमान M3 है, चौथे का द्रव्यमान M4 है, पांचवे का M5 कर देंगे, छठा M6 कर देंगे, M7 कर देंगे, और सबकी दूरियां भी एक समान है। कहीं हाँ दूरी समान है? किसी की दूरी R1 होगा तो किसी का R2 होगा,
स्थिति सदिश अवयव सब एक जैसे तो है, कोई छोटी दूरी पर है, तो बताओ सभी का जड़त्व आगुण जो द्रव्यमान आगुण है वो सबका समान होगा या भिन्न भिन्न होगा? द्रव्यमान अलग है, आगुण अलग, आगुण ऊर्जा अलग है। तो हम कहेंगे पहले का हो जाएगा m1r1, तो दूसरे का हो जाएगा m2r2, तीसरे का हो जाएगा m3r3, ऐसे अनेकों को देख लेंगे तो mn क्या समझ में आया? द्रव्यमान केंद्र जो है के लिए एक पर डिपेंड नहीं करेगा, इन सभी पर डिपेंड करेगा, इन सभी आघूर्णों के योग के बराबर होगा। मतलब m1r1 प्लस m2r2 प्लस mnrn। कोई भारी काम और यही मेरा कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। किसको डाउट है? निकालिए को फार्मूला बनाना किस सबको आ गया? द्रव्यमान केंद्र किसी कण निकाय के लिए वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान उसकी स्थानांतरणीय गति के लिए प्रभावी रूप से केंद्रित माना जा सकता है। देखो केंद्रित होता नहीं है, उसके सारे बल केंद्रित हो जाते हैं, मतलब उसके द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परित सभी कणों के द्रव्यमान तथा उनके स्थिति सदिशों के गुणनफल अर्थात क्या? द्रव्यमान आगुण। देखिए एक ऐसा बिंदु जिसके परित सभी द्रव्यमान आगुण, सभी द्रव्यमान आगुण समझ गए? द्रव्यमान आगुण को हम कहेंगे द्रव्यमान और उनकी स्थिति सदिश का गुणनफल, द्रव्यमान आगुणों का योग 0 के बराबर है। इन सभी का योग कितना हो जाएगा यहाँ? 0। तभी तो बैलेंस हुआ, अगर 0 नहीं होता तो बैलेंस होता क्या? इतना सरल सा बात है। तो यदि किसी पिंड में अलग अलग कण है m1 m2 m3 द्रव्यमान के, इनके द्रव्यमान केंद्र से दूरी हो जाएगी r1 r2 r3 डैश 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 rn, तो द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। देखते m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn बराबर 0। तो भारी काम तो हम इसको इस प्रकार भी, तो एक जमाने में 10वीं क्लास में हमने पढ़ा जब ये जो योग करना हो ना तो उसको हम लिख सकते सिग्मा, सभी योग को सिग्मा m पता चला? अब पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, तो आई लगा लेते। और m1 है तो r1 है, m2 है तो r2 है। देखो योग के लिए क्या होता है? सिग्मा, याद रखना। एक समान योग करना हो ना जब, उसके लिए सिग्मा आता है। और mi हो गया मतलब i का कण, पहले कण की बात करो, दूसरे कण की बात करो, 10वें कण की बात करो, 500वें कण की बात करो, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? i का कण, i का कण। तो अगर i का कण लिया तो उसकी दूरी स्थिति सदिश i का होगा, इसलिए mi ri। कभी करता है mi को mi? बढ़िया, तो क्या करूं बच्चों को? बढ़िया, mi ri और i का जो मान है ना वो 1 से n है। तो याद है इन सबका योग कितना है? 0। तो भारी काम तो हम कह सकते हैं सिग्मा i का मान 1 से लेकर n mi ri बराबर 0। ओ भैया वो सदिश क्यों आ गई? मैंने वो समझ में नहीं आ रही है। कोई आगे की तरफ है, कोई पीछे की तरफ है, कोई ऊपर की तरफ है, कोई नीचे की तरफ, कोई अगल है, कोई बगल है। तो नियमित ज्यामिति आकार की वस्तुओं के लिए वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर उस सममित रूप से इसको है नियमित ज्यामिति आकार, जैसे मान लो एक टेनिस बॉल, एक आयताकार प्लेट, रिंग, इन सब की जो आकृति होती है सभी जगहों पर द्रव्यमान का वितरण एक समान होता है या अलग अलग होता है? एक से समझ में आया? लेकिन एक पत्थर उठा लो, घाटो, कहीं द्रव्यमान ज्यादा है तो कहीं द्रव्यमान कम है, पता चला? तो नियमित आकार की वस्तु है उनके लिए वह बिंदु द्रव्यमान के अंदर होता है जिसके चारों ओर वस्तु सममित रूप में होता है। सममित है मतलब सभी जगहों से समान है। तथा अनियमित आकार की वस्तु के लिए द्रव्यमान केंद्र के वितरण पर ये काम निर्भर करेगा, परंतु निर्देश तंत्र पर डिपेंड नहीं करेगा। समझना, चाहे यहां से देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो, ई का है, ई भाई भाई ये है इसका द्रव्यमान केंद्र,
अभी आपको ये केंद्र जो है, ये जो पिंड है वो स्थिर दिखाई दे रहा है या गतिशील? भैया रियल में तो ये वाइब्रेट हो रहा है। भूख लगी ना, तो खाना तो देखो वाइब्रेट नहीं करना, ये लगे तो भी वाइब्रेट कहते हैं, कोई बात नहीं। तो ये अभी आपको स्थिर दिखाई दे रहा है। अभी आप कौन से जड़त्व निर्देश तंत्र में हो? स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र। याद आ रही है जड़त्वीय निर्देश तंत्र? ये धरती रुकी हुई है, गतिशील है? धरती गलत बात देखो तो, जमीन तो आगे जा रहा है। हाँ, आपके निर्देश तंत्र के लिए स्थिर है, चंद्रमा के निर्देश तंत्र के लिए तो ये अभी स्थिर निर्देश तंत्र में, और ये हो गया एक नजर लगा के तो ये तो देर दो एक भी हो कोई नहीं बता करो। अब ये कौन सा निर्देश तंत्र हो गया? क्या इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र बदला? चाहे स्थिर निर्देश तंत्र हो चाहे गतिशील निर्देश तंत्र हो, उन सभी के लिए द्रव्यमान केंद्र समान है। मतलब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। आज की कथा यही समाप्त की जाती है। उम्मीद करता हूँ कथा में आपको मजा आया होगा। सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण।